Hello students, welcome to you all at Resolution Study Point. Today we are going to start NMR spectroscopy unit 2 from inorganic spectroscopic paper. Okay, हमने लास्ट पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, firstly you all know that NMR is a technique generally used for structure determination. NMR किसके लिए यूज करते हैं हम? NMR को जनरली यूज किया जाता है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं NMR टेक्निक्स का. सिमिलर वे में NMR टेक्निक्स का हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन एंड मोड्स ऑफ बॉन्डिंग ऑफ लिगेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए कि जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स है इनऑर्गेनिक का उसके अंदर लिगेंड्स की बॉन्डिंग किस टाइप से है, लिगेंड्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब फाइंड आउट हम कर सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से. ओके, नेक्स्ट वी कैन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी. Whether the given molecule is flexible or not can be find out with the help of NMR spectroscopy. जो लिगेंड्स का फ्लक्शनल कैरेक्टर होता है उसको भी हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से बता सकते हैं. फ्लक्शनल का क्या मतलब होगा, जैसे कि आपने पता होगा कि जो साइनाइड लिगेंड होता है C�BN, ये मेटल से कार्बन से भी बाइंड कर सकता है और मेटल के साथ नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है. इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं फ्लक्शनल कैरेक्टर. साथ में आपको ये भी पता है कि जो लिगेंड्स अपनी हेप्टासिटी चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं? अपनी हेप्टिसिटी को चेंज करते हैं, वो भी फ्लक्शनल लिगेंड होते हैं. जैसे कि आपका अलाइल सिस्टम है, अलाइल सिस्टम की हेप्टिसिटी 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है. तो ये किस नेचर का हो गया? फ्लक्शनल कैरेक्टर वाला लिगेंड हो गया. तो हम फ्लक्शनल बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NMR spectroscopy. Next is ligand exchange reactions. ligand exchange reactions. ligand exchange reactions की भी रेट को हम स्टडी कर सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से. तो हमने देखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे यूज हैं, जिसमें से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, मोड्स ऑफ बॉन्डिंग को बता सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बता सकते हैं, साथ में लिगेंड की एक्सचेंज रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क कैसे करती है, किस फिनोमिना पर बेस्ड होती है, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे. देखो भाई, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल वही कॉम्प्लेक्स शो करेंगे जिसके अंदर NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे. NMR एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? NMR एक्टिव न्यूक्लियाई वो होंगे जिसकी स्पिन क्या होगी? I की वैल्यू 1/2 होगी. I क्या होगा? 1/2. जो न्यूक्लियर स्पिन होती है, अगर स्पिन 1/2 है तो आपके न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटॉन NMR पढ़ते हैं, कार्बन 13 NMR पढ़ते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि NMR एक्टिव होते हैं. एग्जाम्पल में आपका फॉस्फोरस आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा और हाइड्रोजन प्रोटॉन आ जाएगा. ओके, देखते हैं. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोस्ट ऑफन कंसर्न विद न्यूक्लियाई विद I = 1/2 मीन्स स्पिन क्या होगी? हाफ. जिसकी स्पिन हाफ होती है वही न्यूक्लियाई क्या करेगा? NMR एक्टिव होगा. फॉर एग्जाम्पल 1H1, P31 एंड F19, all these nuclei have spin I = 1/2. Also, if a nuclei have spin I = 0, किसी भी न्यूक्लियाई के अगर स्पिन क्या है? 0 है, तो NMR इनएक्टिव होगा. NMR क्या होगा? इनएक्टिव. So spectra cannot be obtained on nuclei with I = 0, and only in special cases a spectra may obtain with I greater than or equal to 1. कुछ ऐसे भी स्पेशल केस हमें मिलेंगे जिसके अंदर हम NMR स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करेंगे. NMR स्पेक्ट्रा हमें मिल जाएगा अगर न्यूक्लियाई की स्पिन
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ओके, बेसिकली हमने ये पढ़ा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम केवल उन्हीं न्यूक्लियाई के लिए बताएंगे जिसकी स्पिन 1/2 होगी या हाफ होगी। उसके अंदर हमने कंसिडर कर लिया था फॉस्फोरस हो गया, प्रोटॉन हो गया, फ्लोरीन हो गया। फिर हमने ये कहा कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो वो न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होगा। लेकिन कुछ स्पेशल केस ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां पर आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, बट वो फिर भी क्या करेंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर ए न्यूक्लियस विद आई इक्वल्स टू 1/2, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसकी स्पिन की वैल्यू क्या है, हाफ, 1/2। देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज फॉर द न्यूक्लियर स्पिन, एंगुलर क्वांटम नंबर दैट इज mi इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसकी स्पिन क्या है, 1/2, उसके लिए एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 एग्जिस्ट करती है, जिसमें एक होता है आपका प्लस हाफ और दूसरा क्या होता है, माइनस हाफ। जो ये 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, इसमें से प्लस हाफ किसको इंडिकेट करती है, अलाउड ट्रांजिशन को, और माइनस हाफ किसको करेगी, अलाउड ट्रांजिशन को तो करेगी बट अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, so for a nuclei with I equals to 1/2 there exist two values of mi, that is plus minus half, indicates the allowed transition of the nuclear magnetic moment vector in an external magnetic field। इसका मतलब क्या हुआ कि I के वैल्यू 1/2 के लिए mi की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं जो हमें एक अलाउड ट्रांजिशन को बताएगी। अलाउड ट्रांजिशन किस में होगी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स वेक्टर की होगी। किसके अंदर पुटअप करेंगे हम इसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब आपने देखा था कि जो न्यूक्लियाई जिसकी mi की वैल्यू 2 है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, उसमें से प्लस हाफ क्या करेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अलाइन कराएगी और माइनस हाफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। सो द वैल्यू plus half corresponds to alignment of the vector with the applied magnetic field and minus half opposed to it। तो mi की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, एक प्लस हाफ होगा, दूसरी आपकी माइनस हाफ होगा। प्लस हाफ अलाइनमेंट शो करेगी, माइनस हाफ अपोजिशन शो करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्वांटम नंबर mi हैज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। आपको कोई भी एक स्पिन दे रखी है तो उसके लिए mi की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, i की वैल्यू, mi की वैल्यू प्लस i से लेकर के माइनस i के बीच में लाई करेंगे। कहाँ से कहाँ, प्लस i टू माइनस i। फॉर एग्जाम्पल इफ i इक्वल्स टू 1 देन m may have वैल्यू प्लस माइनस 1 एंड 0। फॉर एग्जाम्पल i 1 है तो mi की वैल्यू प्लस 1 होगी, फिर 0 होगी और फिर क्या होगी, माइनस 1। तो mi की वैल्यू 1 के लिए, सॉरी i की वैल्यू 1 के लिए mi की 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जो होंगी प्लस 1, 0 एंड माइनस 1। फॉर i इक्वल्स टू 1 m हैज वैल्यूज ऑफ प्लस 1, 0, माइनस 1 कोरस्पॉन्डिंग टू, इसमें से 3 जो वैल्यूज आई प्लस 1, 0, माइनस 1, जो प्लस 1 वैल्यू होगी ये अलाइनमेंट शो करेगी, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा उसका अलाइनमेंट शो करेगी विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। 0 वैल्यू आई है, ये आपको इंडिकेट करेगी कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और माइनस 1 वैल्यू इंडिकेट करेगी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड फील्ड के। ओके, so for I equals to 1 m has 3 values plus 1, 0 and minus 1। In the absence of a magnetic field all orientations of the nuclear moment are degenerate। अगर हमने बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है उस कंडीशन में जितनी भी mi की वैल्यूज आई हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 3 वैल्यूज थी, तीनों की तीनों वैल्यूज की एनर्जी सेम होगी, तीनों के तीनों न्यूक्लियर मोमेंट के वेक्टर्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, डीजनरेट, ऑल दीज आर डीजनरेट। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड
दिस डिजेनरेसी विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन क्या होगा, अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो उस कंडीशन में ये डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए न्यूक्लियस विद I इक्वल्स टू 1/2। हमने देखा था कि जब I की वैल्यू 1/2 है तो Mi की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, एक तो होगा +½ और दूसरा क्या होगा -½। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फील्ड, देन दीज टू स्टेट्स आर डीजेनरेट, मीन्स दैट +½ एंड -½ विल हैव इक्वल एनर्जी। +½ और -½ की एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल। दोनों स्टेट्स क्या रहेंगी, डीजेनरेट होंगी, दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, दिस +½ align itself in the direction of the applied field and -½ align itself in the opposite direction of the applied field. That's why +½ show stability and -½ show distability. +½ अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा और -½ स्टेट अपने आप को डिस्टेबलाइज कर लेगा और दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, जिस एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा E से। सो डेल्टा E इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट्स। तो हमने ये पढ़ा कि जब हमने अप्लाई नहीं किया था मैग्नेटिक फील्ड, उस टाइम पर दोनों स्टेट्स डीजेनरेट थी। अप्लाई करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड, दोनों स्टेट्स के बीच में डीजेनरेसी जो थी वो टूट चुकी है। डीजेनरेसी ब्रेक हो जाने की वजह से मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा, प्रोटॉन्स का या फिर जो भी आपका न्यूक्लियाई है उसका क्या होगा, ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब जब मॉलिक्यूल यहाँ लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी किस ऑर्डर की होगी, अब्जॉर्ब करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी को। किसको अब्जॉर्ब करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी को। रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद जो भी न्यूक्लियाई था आपका लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर, वो हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। जब हायर एनर्जी स्टेट पे, क्योंकि ये न्यूक्लियाई आपका अनस्टेबल रहेगा, तो जब दोबारा से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा तो ये एनर्जी लॉस करेगा। उसी एनर्जी को हम NMR स्पेक्ट्रा के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ दिस डेल्टा E इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। A nucleus with a magnetic moment can be treated as a bar magnet. अब हमने ये कहा कि एक न्यूक्लियस जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम एक बार मैग्नेट मान सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, स्पिन करता रहता है अपनी एक्सिस के अबाउट। वैसे ही हम मान सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक बार मैग्नेट है जो स्पिन करती है अपनी एक्सिस के ऊपर। So a nucleus can be considered as a bar magnet which spins on its axis. When this spinning bar magnet, or we can say nucleus, placed in an external magnetic field, the interaction of the magnetic moment with the external magnetic field produce a torque. हमने ये कहा कि जब हम स्पिनिंग न्यूक्लियस को, जो कि एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसको जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी आपका न्यूक्लियस होगा वो एक टॉर्क को फील करेगा। और ये टॉर्क क्या करेगा, दिस टॉर्क इंटरेक्ट विद द एंगुलर मोमेंटम एंड कोज द मैग्नेटिक मोमेंट टू प्रेसेस अबाउट द अप्लाइड फील्ड H0। अब क्या करेगा कि ये टॉर्क की वजह से जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर था वो क्या करेगा भाई, जैसे ये सपोज करो आपने फील्ड अप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है जो स्पिन कर रहा था, तो इस न्यूक्लियस को जब जैसे इसके ऊपर टॉर्क एग्जिस्ट करेगा तो वो टॉर्क इसको क्या करेगा, इसको प्रेसेस करवाएगा। ठीक है, प्रेसेस करेगा। अब जब ये प्रेसेस करेगा तो हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा इक्वल्स टू गामा H0। H0 क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिशन
इज रेफर्ड टू एज अ लार्मर फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी से आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर प्रेसेस करेगा उस फ्रीक्वेंसी को हम लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा अपना ओमेगा इक्वल्स टू गामा एच नोट। हियर गामा इज कायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड एच नोट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। किस स्ट्रेंथ का हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो क्या होगा आपका एच नोट। ओके, आई होप आपको एनएमआर की थ्योरी समझ में आ गई होगी कि एनएमआर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एनएमआर में बेसिकली क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियाई है जिसके पास एक स्पिन है, स्पिन की वजह से वो अपनी मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर देगा mi की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से दोनों स्टेट्स की डिजनरेसी ब्रेक होगी। ब्रेक होने से वहां पर एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी रहेगी रेडियो फ्रीक्वेंसी। आई थिंक आपको थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ गया होगा।